आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं वे एक ऐसे विषय पर हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन है बहुत गहरा। एक भुक्त यानी दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना। हमारे श्रोता ने कुछ वीडियो क्लिप से नोट्स भेजे हैं और इन्हें पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि ये किसी वेट लॉस डाइट के बारे में नहीं है, ये तो ऊर्जा के प्रबंधन का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल, ये सोचना कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए है, ये बहुत एक सीमित सोच है। इन स्रोतों के अनुसार भोजन ऊर्जा का स्रोत भी है और हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया भी। हमारा मिशन आज इसी विरोधाभास को समझना है कि कैसे कम खाकर हम ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा जागरूक और ज्यादा सक्षम बन सकते हैं। हाँ, और यहीं से शुरू करते हैं। नोट्स में एक बहुत सीधी बात लिखी है कि हमारा शरीर अपनी ज्यादातर जीवन शक्ति, जिसे प्राण कहा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पचाने में लगा देता है। ये तो ऐसा हुआ कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भरवा रहे हैं और आधा पेट्रोल टंकी तक पहुंचाने में ही खर्च हो रहा है। ये बहुत सटीक उदाहरण है और इसी समस्या को समझने के लिए आयुर्वेद हमें जठराग्नि के सिद्धांत से मिलवाता है। इसे आप अपने पेट की पाचन अग्नि समझ सकते हैं। ये एक आग है। अब सोचिए, अगर आप एक जलती हुई आग पर हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? वो तो बुझने लगेगी या बस सुलगती रहेगी, उसमें वो तेजी नहीं रहेगी। बिल्कुल। और जब ये अग्नि मंद पड़ जाती है तो हम जो भी खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, ठीक से जलता नहीं है। वो अधपचा भोजन पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बनाता है। स्रोतों में इसी को आम कहा गया है। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि जो सुस्ती और आलस हमें दोपहर के खाने के बाद महसूस होता है वो असल में हमारे शरीर में जहर बनने का संकेत है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैं तो उसे फूड कोमा कहकर मजाक उड़ाता था। ये मजाक नहीं है, ये एक शारीरिक सच्चाई है। यही आम हमारे शरीर में भारीपन, सुस्ती, दिमागी धुंध और लंबे समय में लगभग हर बीमारी की जड़ बनता है। अब आते हैं भूख पर। जब आप दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं तो आप अपनी जठराग्नि को लगभग 22-23 घंटे का आराम देते हैं। इतना लंबा आराम? हाँ, इस आराम के दौरान वो फिर से प्रचंड हो उठती है। और फिर जब आप भोजन करते हैं तो वो प्रचंड अग्नि उस भोजन को पूरी तरह जलाकर राख कर देती है। कुछ भी अधपचा नहीं बचता। आम बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि शरीर में जो पुराना आम जमा है ये अग्नि उसे भी जलाकर साफ कर देती है। और जब भोजन पूरी तरह पचता है तो शरीर उससे सबसे शुद्ध सार निकालता है, जिसे रस कहते हैं। अच्छा, और नोट्स के मुताबिक यही रस आगे चल के ओजस में बदलता है। ये ओजस क्या है? ये कोई शारीरिक चीज है या कोई ऊर्जा? यह दोनों का संगम है। ओजस को आप जीवन का सबसे परिष्कृत सार कह सकती हैं। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो आपके चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, शरीर में असाधारण बल और मन में गहरी शांति और स्पष्टता लाती है। जब आप किसी व्यक्ति को देखकर महसूस करते हैं कि उसकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा है, तो आप असल में उसके ओजस को महसूस कर रही होती हैं। एक भुक्त का एक बड़ा लक्ष्य इसी ओजस का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ ऊर्जा का संरक्षण और उसे बेहतर बनाना। लेकिन यहां से ये विषय और भी सूक्ष्म हो जाता है। नोट्स में 2 तरह की वायु या ऊर्जा के प्रवाह की बात है, प्राण और अपान। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका हमारे पाचन से क्या लेना देना है? ये यौगिक विज्ञान का बहुत गहरा पहलू है, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, हमारे शरीर में ऊर्जा कई दिशाओं में बहती है। इनमें 2 मुख्य धाराएं हैं। एक है अपान वायु, जिसकी प्राकृतिक दिशा नीचे की ओर है। नीचे की ओर? यह हमारे शरीर से चीजों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है, जैसे पाचन और मल त्याग। और दूसरी है प्राणवायु। हाँ, प्राणवायु की दिशा ऊपर की ओर होती है। ये ऊर्जा हमारी चेतना, हमारे विचारों, हमारी जागरूकता, हमारी रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी है। अब आप सोचिए, जब हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो कौन सी वायु लगातार सक्रिय रहेगी? अपान वायु, क्योंकि शरीर लगातार पचाने और बाहर निकालने की प्रक्रिया में लगा रहेगा। बिल्कुल, अपान वायु का ये ट्रैफिक 24 घंटे चालू रहता है
और ये नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा ऊपर की ओर उठने वाली प्राणवायु के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। अच्छा। हमारी ज्यादातर जीवन शक्ति शरीर के निचले ऊर्जा केंद्रों में ही फंसी रह जाती है और दिमाग तक या चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो एक भुक्ता इस ट्रैफिक जाम को हटा देता है। एकदम सही। जब आप सिर्फ एक बार खाते हैं तो अपान वायु का काम कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। बाकी के 20-22 घंटों के लिए प्राण वायु को ऊपर उठने के लिए एक खुला हाईवे मिल जाता है। ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर बहने लगती है। तो इस ऊर्जा के ऊपर की ओर प्रवाह का एक बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य भी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि नोट्स में कुंडलिनी जागरण का जिक्र क्यों था। कई लोगों के लिए ये शब्द बहुत रहस्यमयी है। क्या आप समझा सकती हैं कि खाने की आदत का इससे क्या संबंध है? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध है। प्राण की यही जो ऊपर उठने की लहर है, असल में वही कुंडलिनी जागरण की नींव रखती है। जब ये प्राण ऊर्जा बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चढ़ती है तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति पर दस्तक देती है। और ये उसे जगा देती है। हाँ, ये उसे जागृत करती है। और एक बार ये शक्ति जागृत हो जाए तो ये ऊपर की ओर उठते हुए हमारे 7 चक्रों से गुजरती है। ये हर चक्र को साफ करती है, उसे ऊर्जा देती है और सक्रिय करती है। इससे चेतना के वो आयाम खुलने लगते हैं जिनका अनुभव साधारण अवस्था में संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब शरीर पाचन के भारी काम से मुक्त होता है तो वो अपनी ऊर्जा को खुद को ठीक करने, अपनी मरम्मत करने और खुद को उन्नत करने में लगाता है। आपने सार पकड़ लिया। शरीर एक अद्भुत स्वयं सुधार करने वाली मशीन है, बस हमें उसे मौका देना होता है। जब पाचन बंद होता है तो ऊर्जा सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में लग जाती है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर जो बेचैनी होती थी वो गायब हो गई है। हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, हम चीज़ों को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। हमारा अंतर्ज्ञान, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, बहुत तेज हो जाता है। और नोट्स में जैसा लिखा है, इसी अवस्था में योगिक सिद्धियों या असाधारण क्षमताओं का विकास भी संभव है। नोट्स में एक और शब्द था, लघुता। इसका मतलब सिर्फ वजन में हल्का होना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लघुता का अर्थ है एक गहरा हल्कापन। ऐसा महसूस होना जैसे आपके शरीर का वजन ही नहीं है, जैसे आप हवा में तैर रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक हल्कापन भी है। जब दिमाग हर समय खाने के बारे में सोचने से आज़ाद हो जाता है, जब शरीर पाचन के बोझ से दबा नहीं रहता, तो चेतना को जैसे पंख लग जाते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। मुझे इन नोट्स में एक वर्गीकरण बहुत आकर्षक लगा, जो लोगों को उनकी खाने की आदतों के आधार पर बांटता है। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। इसमें दिन में 3 बार खाने वाले को रोगी कहा गया है। आज के ज़माने में ये बात थोड़ी ज़्यादा नहीं लगती? मैं आपकी बात समझती हूँ। ये वर्गीकरण किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि एक सिद्धांत समझाने के लिए है। चलिए इसे देखते हैं। पहली श्रेणी है योगी, जो दिन में 1 बार खाता है। उसे ऊर्जा का स्वामी कहा गया है क्योंकि वो जानता है कि ऊर्जा को कैसे बचाना है और कैसे सही दिशा में लगाना है। ठीक है, ये तो आदर्श स्थिति हो गई। लेकिन ज्यादातर लोग मेरे जैसे दिन में 2 बार खाते हैं, तो क्या वो भोगी की श्रेणी में आते हैं? और क्या भोगी होना कोई बुरी बात है? नहीं, भोगी होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। भोगी वो है जो दिन में 2 बार खाता है। वो जीवन के सुखों का, इंद्रियों का आनंद लेता है, एक स्वस्थ संतुलित सांसारिक जीवन जीता है। यह ऊर्जा के प्रबंधन का एक अच्छा स्तर है, लेकिन उच्चतम नहीं। अब आते हैं उस बात पर जो चुपती है, रोगी, दिन में 3 बार खाने वाला। आज तो कई डॉक्टर्स और डाइटिशियन दिन में छोटे छोटे कई मील्स लेने की सलाह देते हैं। तो क्या ये दोनों विज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा अक्सर बीमारियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। किसी डायबिटिक मरीज के लिए ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए छोटे मील्स जरूरी हो सकते हैं, लेकिन प्राचीन यौगिक विज्ञान का लक्ष्य स्वास्थ्य का प्रबंधन नहीं, बल्कि मानव क्षमता का चरम विकास है। इस नजरिए से जब आप दिन में 3 बार या उससे ज्यादा खाते हैं, तो आपका पाचन तंत्र 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करता। हाँ, सही बात है। वो लगातार काम करते करते थक जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और एक थका हुआ सिस्टम बीमारियों को न्योता देता है। इसीलिए उसे रोगी कहा गया, यानी जो रोग की ओर बढ़ रहा है। और चौथी श्रेणी तो और भी डरावनी है, द्रोही, जो 3 से ज्यादा बार खाता है। हाँ, द्रोही यानी अपने ही शरीर के साथ द्रोह करने वाला, जो लगातार कुछ न कुछ चबाता रहता है।
उसे पता ही नहीं कि वो अपनी पाचन अग्नि को पूरी तरह बुझाकर अपने ही शरीर को अंदर से कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ये वर्गीकरण हमें सचेत करने के लिए है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है, सूर्य के साथ तालमेल। प्राचीन योगी अपना एकमात्र भोजन दोपहर में ही क्यों करते थे? यह प्रकृति के लय के साथ जीने का विज्ञान है। ठीक दोपहर में जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर और सबसे तेज होता है, ठीक उसी समय हमारी जठराग्नि भी प्राकृतिक रूप से सबसे प्रबल होती है। उस समय खाया गया भारी से भारी भोजन भी आसानी से पच जाता है। शाम को सूरज ढलने के साथ हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करना आयुर्वेद में वर्जित माना गया है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक और आकर्षक लगता है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां 9 से 5 की नौकरी है, परिवार है, सामाजिक जीवन है, क्या ये सब करना संभव है? कोई इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? नोट्स में कुछ कदम बताए गए हैं, पर क्या वो व्यवहारिक हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्रोतों में भी इस बात पर जोर है कि ये कोई जबरदस्ती या खुद को सजा देने का रास्ता नहीं है। ये मुक्ति का मार्ग है और इसे धीरे धीरे प्यार से अपनाना चाहिए। किसी को भी कल से ही एक समय खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। शरीर को तैयार करना पड़ता है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? डाइट बदलना? हाँ, पहला कदम है अपने भोजन की थाली को बदलना। एक भुक्त शुरू करने से पहले अपने भोजन की गुणवत्ता सुधारें। तामसिक भोजन यानी पैकेट वाला, बासी, भारी, प्रोसेस्ड खाना और राजसिक भोजन मतलब बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, उत्तेजक खाना कम करें। इनकी जगह सात्विक भोजन अपनाएं। सात्विक का मतलब सिर्फ उबली हुई सब्जियां तो नहीं है? नहीं, सात्विक का मतलब है ताज़ा, रसीला, आसानी से पचने वाला भोजन। ताज़े फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, मेवे, बीज, ऐसा भोजन जो शरीर को भारी करने की बजाय हल्का बनाए। ये पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव है। ठीक है, भोजन सुधर गया। इसके बाद? दूसरा कदम है भोजन के बीच मौन। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। अपने खाने का समय तय कर लीजिए। मान लीजिए सुबह 10 बजे और शाम 7 बजे, और इन दोनों के बीच में पानी या हर्बल टी के अलावा कुछ भी नहीं। वो जो बीच बीच में बिस्किट, चिप्स, चाय, कॉफ़ी चलती रहती है, उसे पूरी तरह बंद कर दें। ये मुश्किल है। हाँ, मैंने कई लोगों को इसे अपनाते देखा है और सबसे मुश्किल यही लगता है, खासकर ऑफिस में। लेकिन यही वो कदम है जो आपके पाचन तंत्र को असली आराम देना सिखाता है। ये तो काफी हद तक इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा लग रहा है, जिसके बारे में आजकल बहुत बात होती है। बिल्कुल। तीसरा कदम वही है जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अपने खाने की खिड़की को धीरे धीरे छोटा करें। पहले 12 घंटे खाएं, 12 घंटे उपवास करें। फिर इसे 10 घंटे की खाने की खिड़की और 14 घंटे के उपवास पर लाएं। फिर धीरे धीरे 8 घंटे खाने और 16 घंटे उपवास मतलब 16-8 पर आएं। इसमें कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शरीर को इसका आदी होने दें। और जब कोई 168 में पूरी तरह सहज हो जाए, तब एक भुक्त का प्रयास करे। हाँ, तब और केवल तभी सप्ताह में किसी एक दिन एक भुक्त का अनुभव करें। मैं प्रयास या नियम शब्द का उपयोग नहीं करूंगी। इसे एक प्रयोग की तरह देखें। उस दिन दोपहर में अपना एक पौष्टिक भोजन करें और फिर अगले दिन तक उपवास करें। और उस दिन अपने अंदर होने वाले बदलावों को देखें। आपकी ऊर्जा का स्तर कैसा है, आपके विचारों में कितनी स्पष्टता है, आपका ध्यान कितना गहरा लग रहा है। तो उस अनुभव को ही अपनी प्रेरणा बनाना है। वही आपकी असली प्रेरणा बनेगा। जब आप महसूस करेंगी कि एक दिन कम खाने से आप कितने ज्यादा ऊर्जावान और शांत महसूस कर रही हैं, तो कोई आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं कहेगा। आप खुद उस अवस्था में बार बार जाना चाहेंगी। यही असली रूपांतरण है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो एक भुक्त सिर्फ कैलोरी कम करने का तरीका नहीं है। ये अपनी पाचन अग्नि को प्रचंड करके शरीर से विष निकालने, ऊर्जा को बचाने और उसे नीचे की ओर बहने से रोककर ऊपर की ओर चेतना की तरफ मोड़ने का एक गहरा विज्ञान है। ये असल में अपनी ऊर्जा का स्वामी बनने की एक कुंजी है। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में बांधा है। इन सभी स्रोतों का सार एक ही विचार में छिपा है। जब हम उपभोग कम करते हैं तो क्या होता है? और ये हमारे लिए आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो क्या है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार हर चीज का ज्यादा उपभोग करने के लिए उकसाती है।
ज्यादा जानकारी, ज्यादा मनोरंजन, ज्यादा सामान और बेशक ज्यादा भोजन। ऐसे में ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। सचेत रूप से जानबूझकर कम उपभोग करने का चुनाव करके हम अपने भीतर की ओर कौन सी छिपी हुई क्षमताओं और शक्तियों को खोल सकते हैं।